बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आपका स्वागत है। आज हम पिछले व्याख्यान को कंटिन्यू करते हुए मुद्रा की परिमाण सिद्धांत की व्याख्या, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसमें कैम्ब्रिज अप्रोच को पढ़ेंगे। कैश बैलेंस अप्रोच, नकद शेष दृष्टिकोण। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों, जिनमें मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन तथा प्रारंभिक दौर में कीन्स ने फिशर के सौदा दृष्टिकोण में सुधार के रूप में अपना सिद्धांत या दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे कैम्ब्रिज सिद्धांत या नकद शेष दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मुद्रा के मूल्य का निर्धारण मांग तथा पूर्ति के आधार पर करने का प्रयास किया। कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार लोग अपनी वास्तविक आय का कुछ भाग नकद रूप में रखते हैं। मुद्रा की मांग लोगों की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार मुद्रा को रखने की मांग, डिमांड टू होल्ड मनी है, तथा यह मुद्रा की वह मात्रा है जिसे लोग अपने पास वास्तविक आय के किसी अंश के रूप में व्यक्त करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम ही नहीं है, अपितु संचय का आधार भी है। मुद्रा की पूर्ति को किसी निश्चित समय पर बैंकिंग प्रणाली बहिर्जात रूप से निर्धारित करती है। इसलिए नकद बकाया सिद्धांत में मुद्रा के प्रचलन वेग की संकल्पना के स्थान पर मानव व्यवहार के अधिक निकट के को स्वीकार किया गया है। इन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग विषयक धारणा पर अधिक बल दिया और बताया कि मुद्रा की मांग से अभिप्राय सौदों के लिए तथा सतर्कता के लिए नकदी शेष रखने की मांग है। तो नकद बकाया दृष्टिकोण के समर्थक अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की पूर्ति को बहुत क्लियर रूप से ये बात कही है कि ये एक बहिर्जात चर है, बाहरी रूप से इसे निर्धारित किया जाता है। अब कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के समर्थक अर्थशास्त्रियों में सबसे पहले हम मार्शल का समीकरण पढ़ते हैं। मार्शल ने अपना सिद्धांत समीकरण के रूप में नहीं दिया, लेकिन उनके शिष्यों ने सिद्धांत को बीजगणितीय स्वरूप देकर व्याख्या की है। मार्शल का समीकरण इस तरह से है: M = K × Py, या फिर M = K × Po। यहाँ M मुद्रा की पूर्ति, P कीमत स्तर, Y वास्तविक आय, P × Y वास्तविक मौद्रिक आय, K वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग नकद बकाया के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। इस समीकरण में O ये उत्पादन को बताता है, बाकी चर वही हैं जो इस समीकरण में दिए हुए पहले वाले में। नंबर 1, कीमत स्तर के रूप में मार्शल का समीकरण इस तरह से होगा: P = M/K × Y, जहाँ P प्राइस लेवल है। और यदि मुद्रा के मूल्य के रूप में मार्शल के समीकरण को प्रस्तुत किया जाए तो P = K × Y/M, यहाँ पर P वैल्यू ऑफ मनी है, मुद्रा का मूल्य है। दूसरा, नकद बकाया दृष्टिकोण का जो पीगू का समीकरण। पीगू ऐसे पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने नकद शेष सिद्धांत को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। पीगू का समीकरण M = K × PR, M =
के इंटू पी आर, ये पीगू का समीकरण है। मूल समीकरण यह है। अब इसको कीमत स्तर के रूप में या मुद्रा के मूल्य के रूप में हम दर्शा सकते। तो कीमत स्तर के रूप में पीगू का समीकरण ये हो जाएगा P इज इक्वल टू एम बाई के आर। P प्राइस लेवल, कीमत स्तर, M मुद्रा का कुल स्टॉक, R किसी विशिष्ट वस्तु के रूप में समाज की कुल वास्तविक आय, K वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग नकद बकाया के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। मुद्रा के मूल्य के रूप में पीगू का जो समीकरण है P इज इक्वल टू के आर बाई एम होगा, ये मुद्रा के मूल्य के रूप में, जहाँ P वैल्यू ऑफ मनी है। वैल्यू ऑफ मनी से मतलब है हमारा परचेजिंग पावर ऑफ मनी से है। आगे चलकर पीगू ने अपने समीकरण में बैंक जमाओं को भी शामिल किया। तो बैंक जमाओं को शामिल करने पर पीगू का जो समीकरण है वो इस तरह से हो जाता है। P इज इक्वल टू के इंटू आर बाई एम मजला ब्रैकेट C प्लस H स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस C ब्रैकेट क्लोज मजला ब्रैकेट क्लोज। ये बैंक जमाओं को शामिल करने के बाद पीगू का समीकरण है। इसमें P मुद्रा का मूल्य, C नकदी का वह भाग या वह अनुपात जिसे लोग कानूनी वैध मुद्रा के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। 1 माइनस C नकदी का वह भाग जिसे लोग बैंक जमाओं के रूप में रखते हैं। H कानूनी मुद्रा का वह अनुपात जिसे बैंक अपने पास रखते हैं। ये पीगू का समीकरण है। पीगू के जो है समीकरण के सहायता से मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो नकद बकाया दृष्टिकोण है, इसको हम रेखा चित्र की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं। बैंक जमाओं को शामिल करते हुए पीगू का समीकरण जो अभी हमने देखा है वो ये P इज इक्वल टू के आर बाई एम ब्रैकेट C प्लस H इंटू 1 माइनस C है। अब यदि के आर सी एच ये सभी स्थिर हों तो उस स्थिति में पीगू का समीकरण आयताकार अतिपरवलय के रूप में वैध मुद्रा का मांग वक्र प्रदान करता है, क्योंकि फिर संबंध किन के बीच में होगा, इसके और इसके बीच में। बाकी सभी चर तो स्थिर हो गए। तो ये जो रेखा चित्र है इसमें हमने x अक्ष पर मुद्रा की मांग और पूर्ति को लिया है, y अक्ष पर मुद्रा का मूल्य लिया है। रेखा चित्र में Q1 M1, Q2 M2, Q3 M3 ये मुद्रा की पूर्ति को बता रहे हैं। मुद्रा की पूर्ति के वक्र हैं, क्योंकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुद्रा की पूर्ति बाहिर्जात चर है, इसका निर्धारण बाहर से होता है। तो ये इस मान्यता पर आधारित है कि किसी निश्चित समय में मुद्रा की पूर्ति बाह्य रूप से निर्धारित होती है। मुद्रा के मूल्य अथवा पीगू की मुद्रा की क्रय शक्ति P को y अक्ष पर दर्शाया गया है, वैल्यू ऑफ मनी। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि मुद्रा का मूल्य P मुद्रा की पूर्ति या मात्रा के समान आनुपातिक परंतु विपरीत दिशा में बदलता है। क्यों बदलता है? उसका कारण यह है कि जो मुद्रा की मांग का वक्र है D1 ये आयताकार अतिपरवलय है। मुद्रा की मांग का वक्र D1 है, आयताकार अतिपरवलय है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें हम देखें कि यदि मुद्रा की मात्रा
OM1 है तो कीमत इस जो मुद्रा का मूल्य OP1 होगा। यदि मुद्रा की मात्रा या पूर्ति को दुगना कर दिया जाए M2 तो कीमत इस मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है P2। यदि मुद्रा की मात्रा को 3 गुना कर दिया जाए M3 तो मुद्रा का मूल्य घटकर P3 हो जाता है। मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, उसी अनुपात में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। ये आयताकार अतिपरवलय प्रकार के जो मांग वक्र हैं, इनके अधीन क्षेत्रफल जो भी आयत हैं, ये 3 आयत बन रहे हैं हमारे, इन तीनों के अधीन क्षेत्रफल समान हैं। इसमें मांग की लोच इकाई होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच में जो संबंध है विपरीत अनुपातिक संबंध है। मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ती है, मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में घट जाता है। रॉबर्टसन का समीकरण। रॉबर्टसन ने जो समीकरण दिया वो ये है, M = K × PT। यहाँ P कीमत स्तर, M मुद्रा की कुल मात्रा, T समुदाय द्वारा 1 वर्ष में खरीदी गई वस्तुओं व सेवाओं का परिमाण, K वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग अपने पास नकद रखना चाहते हैं। तो P कीमत स्तर के रूप में P = M/KT। K और T ये दोनों स्थिरांक होंगे, तो संबंध बचेगा M और P के बीच में। इसी तरह से कीन्स का समीकरण। कीन्स ने 1923 में अपनी पुस्तक ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म में अपना वास्तविक शेष रियल बैलेंस समीकरण प्रस्तुत किया। कीन्स ने शुरुआत में कैम्ब्रिज सिद्धांत का समर्थन किया था, परंतु बाद में उन्होंने कीमत निर्धारण का अपना आय सिद्धांत या बचत निवेश सिद्धांत प्रस्तुत किया। कीन्स का प्रारंभिक समीकरण N = P × K, जहां N प्रचलन में करेंसी की कुल मात्रा, P उपभोग्य वस्तुओं का कीमत स्तर, K उपभोग्य वस्तुओं की वह मात्रा जिसे लोग नकद बकाया के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। P = N/K। K के स्थिर रहने पर P में N के अनुसार परिवर्तन होंगे। P मतलब कीमत स्तर में N के अनुसार परिवर्तन होंगे। आगे जाके बैंक जमाओं को शामिल करने पर कीन्स का समीकरण इस तरह से हो गया कि N = P K + RK'। इसमें जो चर काम में लिए हैं, बाकी चर तो N, P और K तो वही हैं जो हमने जिनकी अभी व्याख्या की है। एक नया चर K' और R, 2 चर इसमें आए हैं। तो K' उपभोग्य इकाइयों की वह संख्या जिसे बैंक जमाओं के रूप में रखा जाता है या बैंक जमाओं के रूप में उपभोग इकाइयाँ, और R बैंकों का रिजर्व अनुपात है, रिजर्व रेशो। K' तथा R के स्थिर रहने पर कीमत स्तर में परिवर्तन N के अनुसार होंगे। ये कीन्स का समीकरण है। तो इस तरह से कैश बैलेंस अप्रोच या नकद शेष दृष्टिकोण पर मार्शल का समीकरण, पीगू का समीकरण और उसकी व्याख्या, रॉबर्टसन का समीकरण, कीन्स का समीकरण हमने डिस्कस किया। नकद शेष दृष्टिकोण के अनुसार भी कीमत स्तर और मुद्रा की पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। अब आगे हम इसकी आलोचनाओं पर विचार करें।
कैम्ब्रिज सिद्धांत या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण की आलोचनाएं। पहली आलोचना, उपभोग्य वस्तुओं तक सीमित रहने के कारण इसका महत्व घट जाता है। नंबर 2, कीमत स्तर मुद्रा की क्रय शक्ति को नहीं मापता। कीन्स ने पिगू के नकदी से समीकरण तथा स्वयं के वास्तविक से समीकरण की अपनी 1930 में प्रकाशित कृति ए ट्रीटाइज ऑन मनी में आलोचना की है। कीन्स ने खुद नहीं आलोचना कर दी। नंबर 3, मुद्रा की सट्टा मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। ये कीन्स ने मुद्रा की मांग, सौदा मांग, सतर्कता मांग और सट्टा मांग, 3 तरह की मांगों का उल्लेख किया है। तो इसमें सौदा मांग और सतर्कता मांग तो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री शामिल करते हैं, लेकिन सट्टा मांग पर कोई विचार नहीं है। यह सिद्धांत अर्थव्यवस्था के प्रावेगिक परिवर्तनों को नहीं समझा सका और अपना ध्यान तुलनात्मक स्थिति तक ही सीमित रखता है। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज सिद्धांत में प्रयुक्त के तथा वाई स्थिर नहीं रहते हैं। नंबर 6, पैटिकन ने कैम्ब्रिज दृष्टिकोण की आलोचना इसलिए की है कि इसमें वास्तविक नकदी प्रभाव, रियल बैलेंस इफेक्ट की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। और अंतिम आलोचना के रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की मान्यता अवास्तविक एवं अव्यवहारिक है। तो इस तरह से कैम्ब्रिज के नकदी से सिद्धांत की आलोचनाएं अर्थशास्त्रियों ने की हैं। अब हम सौदा दृष्टिकोण और नकद बकाया दृष्टिकोण इनकी तुलना करते हैं, फिशर वर्सेज कैम्ब्रिज। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत के इन दोनों दृष्टिकोणों में कुछ महत्वपूर्ण समानताएं हैं, परंतु कैम्ब्रिज का नकद बकाया सिद्धांत फिशर के सिद्धांत से निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। फिशर का जो समीकरण है वो ये है कि PT = MV, मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर है। MV यहाँ मुद्रा की पूर्ति है। P सामान्य कीमत स्तर, T सौदों की मात्रा जो कि उत्पादन पर निर्भर करते हैं, P × T सौदों का मूल्य, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, और ये कितना होगा, सिग्मा P × Q के बराबर। Q उत्पादन की मात्रा और P कीमत, तो उत्पादन को कीमत से यदि गुणा कर दिया जाए तो उत्पादन का कुल मूल्य आ जाएगा जो कि सौदों के मूल्य के बराबर होगा। इसी तरह से कैम्ब्रिज ने जो समीकरण काम में लिया है, नकद से समीकरण, M = K × PY। M यहाँ मुद्रा की पूर्ति, P सामान्य कीमत स्तर, Y उत्पादन की मात्रा। अब हम इसको देखें तो स्पष्ट होता है कि फिशर समीकरण में V की जगह 1/K यदि हम रख दें तो यह कैम्ब्रिज समीकरण बन जाएगा। फिशर का यह समीकरण है, ये इस V की जगह 1/K रखेंगे तो ये एक तरह से कैम्ब्रिज समीकरण बन जाएगा। दोनों सिद्धांत सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का कारण मुद्रा के परिमाण यानी मात्रा में परिवर्तनों को मानते हैं। तो ये इन दोनों में महत्वपूर्ण समानता है। इन समानताओं के बावजूद दोनों सिद्धांतों में मूलभूत अंतर हैं। इन अंतरों की हम व्याख्या कर रहे हैं, आगे करते हैं। फिशर व कैम्ब्रिज सिद्धांतों में अंतर, डिफरेंसेस। क्या अंतर हैं? पहला अंतर तो यह है कि फिशर अपने सिद्धांत में मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम मानते हैं, परंतु कैम्ब्रिज विचारधारा मुद्रा के संग्रह या संचय के कार्य को भी महत्व देती है। बिल्कुल ये स्पष्ट अंतर है दोनों में। नंबर 2,
फिशर सिद्धांत समय की एक अवधि पीरियड ऑफ टाइम से संबंधित है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत पॉइंट ऑफ टाइम से संबंधित है, पॉइंट ऑफ टाइम से जुड़ा हुआ है। तो ये समय के एक निश्चित बिंदु से जुड़ा हुआ है। नंबर 3, फिशर सिद्धांत दीर्घकाल से संबंधित है, जबकि कैम्ब्रिज अल्पकाल को भी महत्व देता है, या कैम्ब्रिज अल्पकाल को महत्व देता है। नंबर 4, फिशर समीकरण में प्रयुक्त टी सभी वस्तुओं को शामिल करता है, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री उपभोग्य वस्तुओं तक सीमित रहकर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, जो अधिक यथार्थ लगता है। नंबर 5, फिशर समीकरण में प्रयुक्त v यानी मुद्रा के प्रचलन वेग के स्थान पर कैम्ब्रिज समीकरण में k स्थिरांक को लिया गया है, जो मानव व्यवहार के अधिक निकट है। नेक्स्ट, फिशर सिद्धांत का आधार समष्टिक है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत का व्यष्टिक है। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा के मूल्य का निर्धारण मांग व पूर्ति की शब्दावली में किया गया है, न कि फिशर सिद्धांत की भांति यांत्रिक रूप से, क्योंकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति को बहिर्जात रूप से मानते हुए मुद्रा की मांग और पूर्ति के संतुलन से जो कैम्ब्रिज समीकरण M=KPY निरूपित किया हमने, फिशर ने मुद्रा की पूर्ति पर अधिक जोर दिया, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा की मांग को अधिक महत्व दिया। तो ये इन दोनों में अंतर हैं, और एक बहुत स्पष्ट अंतर यहाँ हमने देखा कि फिशर सिद्धांत में जो ये नंबर 8 पे जो बात है, इसके बारे में हम बात करें, जो अंतर है कि फिशर ने क्या कहा। फिशर ने कहा कि मुद्रा की मांग सौदों के लिए की जाती है, और कैम्ब्रिज के अनुसार मुद्रा की मांग सौदों के लिए और सतर्कता के लिए की जाती है। नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। तो अब सवाल ये उठता है कि अल्पकाल में जब मुद्रा की पूर्ति स्थिर हो, उस स्थिति में भी सामान्य कीमत स्तर में बदलाव क्यों हो जाता है। इसकी व्याख्या फिशर बिल्कुल नहीं कर पाता, फिशर सिद्धांत। इसकी व्याख्या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री करते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्पकाल में कीमतों में परिवर्तन का कारण लोगों द्वारा अपने पास रखी गई नकदी है। इस नकदी जो आय को विभिन्न भागों में बांटकर उसके लोग अपने पास रखते हैं, क्योंकि लोग सतर्कता को ध्यान में रख के मुद्रा की मांग कर रहे हैं, तो आय को मुद्रा को विभिन्न रूपों में वो रखते हैं। तो अल्पकाल में जो मुद्रा की पूर्ति में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन लोगों के पास जो उपलब्ध मुद्रा है विनिमय माध्यम के लिए, और दूसरी संचय जो उन्होंने किया हुआ है, वो संचित मुद्रा को वो जब काम में लेते हैं तो उसकी वजह से कीमत स्तर में बदलाव आ जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। अब हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कैम्ब्रिज सिद्धांत फिशर सिद्धांत से बेहतर है, कैम्ब्रिज सिद्धांत फिशर सिद्धांत में एक सुधार है, या कैम्ब्रिज सिद्धांत की फिशर सिद्धांत पर श्रेष्ठता को हम कैसे बताएं। तो इसके लिए हमने ये कुछ एक पॉइंट्स बनाए हैं। नंबर 1, कैम्ब्रिज का नकद शेष सिद्धांत मुद्रा के मूल्य को मांग व पूर्ति की शब्दावली में ही निर्धारित करता है, जबकि फिशर सिद्धांत में मुद्रा के मूल्य का निर्धारण
कृत्रिम रूप से मूल्य सिद्धांत से अलग कर दिया गया है। एक तो ये कारण है जिसकी वजह से कैम्ब्रिज सिद्धांत बेहतर है। दूसरा, नकद से सिद्धांत में अंतिम वस्तुओं से संबंधित लेन देन को शामिल किया गया है, परंतु फिशर समीकरण का पी सभी लेन देनों को, फिशर समीकरण का टी, ये पी की जगह टी, सभी लेन देनों को शामिल करता है। नेक्स्ट, फिशर सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा m तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष समानुपातिक संबंध पाया जाता है। कैम्ब्रिज सिद्धांत ये बताता है कि मुद्रा की पूर्ति बाह्य तत्व है और इसके स्थिर रहने पर भी, यानी मुद्रा की पूर्ति में कोई बदलाव नहीं आने पर भी, लोगों की मुद्रा को नकद रूप में रखने की इच्छा कीमत स्तर को प्रभावित करती है, क्योंकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार लोग मुद्रा का संचय करते हैं और जब मुद्रा की पूर्ति में कोई इसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया तो भी लोगों के पास जो मुद्रा की नकद रूप में रखने की जो इच्छा है या रखी है, उसके कारण कीमत स्तर में बदलाव आ जाता है। और अंतिम नंबर 4, नकद बकाया दृष्टिकोण फिशर के सौदा दृष्टिकोण से अधिक व्यवहारिक है, क्योंकि यह अल्पकाल को महत्व देता है। इस अल्पकाल में कीमतों में बदलाव को बताता है, जबकि अल्पकाल में कीमतों में बदलावों को लेकर फिशर बिल्कुल चुप रहता है। फिशर का सिद्धांत में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो ये बताए कि अल्पकाल में कीमतों में बदलाव क्यों हुआ है। तो इस तरह से हमने मुद्रा की परिमाण सिद्धांत से संबंधित, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं, विभिन्न दृष्टिकोणों का विस्तृत जो है वर्णन किया है, इन पे हमने चर्चा की है। हमने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार, जिनमें फिशर का सौदा दृष्टिकोण और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के विचार, नकद से दृष्टिकोण से संबंधित विभिन्न समीकरणों और इन दोनों की तुलना, इनकी आलोचनाएं और किस तरह से कैम्ब्रिज सिद्धांत फिशर सिद्धांत पर एक सुधार है या उससे बेहतर है, इसकी हमने चर्चा की। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है। इससे संबंधित यदि कोई समस्या है तो उसको आप अलग से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए अलग से लिंक आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। थैंक यू।